याद है वो दिन जब स्मार्टफोन हर जगह नहीं हुआ करते थे। उस समय नया मोबाइल फोन लेना बहुत बड़ी बात होती थी, खासकर इंडिया में। बहुत महंगे आते थे। फिर आया माइक्रोमैक्स। उन्होंने सस्ते फोन दिए, सिंपल फोन, और लोगों को बहुत पसंद आए। माइक्रोमैक्स कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, वो तो जैसे छोटी मछली थे, लेकिन उन्हें पता था कि इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए। सस्ता और आसान फोन, यही उनकी कामयाबी का राज था। देखते ही देखते माइक्रोमैक्स का नाम सब जानने लगे। बिक रहे थे जैसे गर्मा गर्म समोसे, हर घर में छा गए थे। माइक्रोमैक्स को इंडियन लोगों का टेस्ट भी समझ आता था। उन्होंने ड्यूल सिम फोन निकाले, ये तो धूम मचा दी। लोग एक ही फोन में 2 नंबर इस्तेमाल कर सकते थे। कितनी सुविधा! और तो और उनके फोन की बैटरी भी ज्यादा चलती थी, जो हमारे देश में बिजली की आंख मिचोली के लिए परफेक्ट था। माइक्रोमैक्स की तरक्की रॉकेट की तरह थी। उन्होंने बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स को चैलेंज किया, नोकिया, सैमसंग। उन्हें कोई डर नहीं था, और कुछ समय के लिए वो सबसे ऊपर थे। एक सच्ची इंडियन सक्सेस स्टोरी। इंडिया बदल रहा था तेजी से। मोबाइल फोन अब जरूरत बनते जा रहे थे, हर किसी को चाहिए था। माइक्रोमैक्स ने इस लहर को बखूबी भुनाया। उन्होंने लोगों को वो दिया जो उन्हें चाहिए था, और वो भी ऐसी कीमत पर जो वो अफोर्ड कर सकते थे। फीचर फोन तो बस शुरुआत थी। दुनिया स्मार्टफोन की तरफ बाराच रही थी। माइक्रोमैक्स ने ये बात भांप ली। उन्होंने खुद को ढाला। उन्होंने अपने खुद के सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च किए। ये स्मार्टफोन कोई बहुत फैंसी नहीं थे, लेकिन काम करते थे। इनमें इंटरनेट था, एप्स चलते थे और सस्ते थे। ये फॉर्मूला हिट हो गया। माइक्रोमैक्स बजट स्मार्टफोन मार्केट का राजा बन गया। लाखों यूनिट्स बिक रहे थे। उन्होंने क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया। उनका नाम हर जगह था। भविष्य उज्जवल लग रहा था। पर फिर चीजें बदलने लगी। इंडियन मार्केट में नए खिलाड़ी आ गए। चाइनीज ब्रांड्स Xiaomi, Oppo, Vivo, वो भी मैदान में उतर चुके थे। ये चाइनीज कंपनियां कड़ी टक्कर देने वाली थी। वो ऐसी चीज ऑफर कर रहे थे जो माइक्रोमैक्स नहीं कर सकता था। कम कीमत में हाईटेक फीचर्स। वो एक अलग ही खेल खेल रहे थे। चाइनीज कंपनियों को ऑनलाइन सेलिंग की ताकत पता थी। उन्होंने ई-कॉमर्स दिग्गजों से हाथ मिलाया, फ्लिपकार्ट, Amazon। इससे उनकी पहुंच भी अराच गई। माइक्रोमैक्स धीरे रिएक्ट कर पाया। वो अपने पुराने तरीकों में ही उलझे रहे। चाइनीज ब्रांड्स आक्रामक थे। उन्होंने मार्केटिंग पर खूब पैसे खर्च किए। उन्होंने बॉलीवुड सितारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो हर जगह छा गए। माइक्रोमैक्स का दबदबा कम होने लगा। चाइनीज कंपनियां लंबा खेल खेल रही थी। वो बहुत ही कम मुनाफे पर फोन बेचने को तैयार थे। उन्हें लंबे समय तक टिकना था। माइक्रोमैक्स टिक नहीं पाया। माइक्रोमैक्स कीमतों की जंग में फंस गया। उन्हें मुकाबला करने के लिए कीमतें कम करनी पड़ी, लेकिन इसका मतलब था कम मुनाफा। वो दबाव में आ गए। दूसरी समस्या थी नई खोज, या यूं कहें कि उसकी कमी। चाइनीज ब्रांड्स लगातार नए फीचर्स, बेहतर कैमरा, स्टाइलिश डिजाइन ला रहे थे। माइक्रोमैक्स पीछे छूटता जा रहा था। उनके फोन पुराने लगने लगे थे। लोगों को नया और बेहतरीन चाहिए था। माइक्रोमैक्स को टिके रहने में मुश्किल हो रही थी। उनका मार्केट शेयर कम होने लगा। भाग 5, उम्मीद की किरण। इन पहल और आगे का रास्ता। माइक्रोमैक्स को समझ आ गया था कि उन्हें बदलना होगा। उन्हें एक नई योजना चाहिए थी। उन्हें नयापन लाना था। उन्होंने एक नई सीरीज के फोन लॉन्च किए। इन सीरीज, ये फोन अलग थे। ये डिजाइन और मैन्युफैक्चर इंडिया में ही हुए थे। ये एक साहसिक कदम था, एक तरह का दांव था। इन सीरीज सही दिशा में एक कदम था, लेकिन ये काफी नहीं था। प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी। माइक्रोमैक्स को ग्राहकों को वापस जीतने के लिए सिर्फ देशभक्ति से ज्यादा कुछ चाहिए था। उन्हें कुछ ऐसा अनोखा देना था जो उन्हें सबसे अलग बनाए। उन्हें अपनी जगह ढूंढनी थी, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम था। भाग 6, गुरु से सीख, चाइनीज ब्रांड्स की इंडियन रणनीति। मजे की बात यह है कि चाइनीज ब्रांड्स ने माइक्रोमैक्स से ही सीखा था। उन्होंने देखा कि कैसे माइक्रोमैक्स इंडियन कस्टमर को समझता है। उन्होंने उन्हीं की रणनीतियों को अपनाया, लेकिन ज्यादा संसाधनों के साथ। चाइनीज कंपनियां लोकल मार्केट के हिसाब से ढलने में माहिर थीं। उन्होंने ऐसे फोन दिए जिनमें खास इंडियन मार्केट के लिए फीचर्स थे, जैसे कि भाषा सपोर्ट और लोकल नेविगेशन एप्स। उन्हें ऑनलाइन सेल की अहमियत भी समझ आती थी। उन्होंने पूरे इंडिया में खुदरा विक्रेताओं का एक विशाल नेटवर्क बनाया, जो छोटे से छोटे शहर और गांव तक पहुंचता था। यही उनकी सफलता की कुंजी थी। चीनी ब्रांडों ने अपना होमवर्क कर लिया था। उन्होंने भारतीय बाजार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था, और उन्होंने अपने पत्ते सही खेले थे। वे भारतीय स्मार्टफोन बाजार के नए राजा बन गए थे।
भाग 7 लावा की कहानी, एक घरेलू प्रतिद्वंद्वी का उदय। एक तरफ जहां माइक्रोमैक्स संघर्ष कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और भारतीय ब्रांड चुपचाप अपनी चाल चल रहा था, लावा। वे भी किफायती फोन बाजार में थे, लेकिन उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। लावा ने क्वालिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस पर ध्यान केंद्रित किया। वे जानते थे कि विश्वास महत्वपूर्ण है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। वे सरकारी ठेकों के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए फोन की आपूर्ति की। इससे उन्हें आमदनी का एक नियमित स्रोत मिला। लावा की रणनीति काम कर रही थी। वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहे थे। वे साबित कर रहे थे कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय ब्रांड अभी भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। भाग 8 माइक्रोमैक्स के अधूरे वादे, एक वास्तविकता की जांच। माइक्रोमैक्स की कहानी एक सबक है। यह याद दिलाता है कि अगर सबसे सफल कंपनियां भी बदलते समय के साथ न चले तो वो भी लड़खड़ा सकती है। उन्होंने भारत को गौरवान्वित करने, एक वैश्विक भारतीय ब्रांड बनाने का वादा किया था, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वे अपना रास्ता भटक गए। वे आत्मसंतुष्ट हो गए। वे अपनी पुरानी सफलताओं पर ही टिके रहे। वे नया करने में विफल रहे और उन्होंने इसकी कीमत चुकाई। उनकी कहानी याद दिलाती है कि व्यापार की दुनिया बेरहम है। यहाँ वही टिकता है जो सबसे योग्य होता है, और आगे रहने के लिए आपको लगातार विकसित होते रहना होगा। भाग 9 भविष्य को नेविगेट करना, अनिश्चितता का समुंदर। तो माइक्रोमैक्स के लिए भविष्य क्या है, यह कहना मुश्किल है। स्मार्टफोन बाजार पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। उन्हें अपना स्थान खोजने की जरूरत है, ऐसा कुछ जो उन्हें दूसरों से अलग करता हो। उन्हें नयापन लाने की जरूरत है। उन्हें भारतीय उपभोक्ताओं का विश्वास वापस हासिल करने की जरूरत है। उन्हें अपनी ताकत का भी फायदा उठाने की जरूरत है। भारतीय बाजार की उनकी समझ, उनकी ब्रांड पहचान, उनका वितरण नेटवर्क। यह आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं है कि नहीं। भाग 10 रणनीति बदलो या नष्ट हो जाओ, पुनर्निर्माण की आवश्यकता। माइक्रोमैक्स को पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है, एक नई शुरुआत की। उन्हें अपनी रणनीतियों, अपने लक्षित दर्शकों, अपनी ब्रांड पहचान का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी जड़ों की ओर वापस जाने की जरूरत है, उन दिनों में जब वे अंडरडॉग, चैलेंजर, डिसरप्टर थे। उन्हें अपनी भूख, अपने जुनून, अपने ड्राइव को फिर से खोजने की जरूरत है। तभी वे फिर से उठने की उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय बाजार अभी भी अवसरों से भरा है, लेकिन माइक्रोमैक्स को तेजी से काम करने की जरूरत है। समय निकलता जा रहा है। भाग 11 निष्कर्ष। क्या माइक्रोमैक्स फिर से उठ सकता है? माइक्रोमैक्स की कहानी एक रोलर कोस्टर राइड है, शून्य से हीरो और फिर वापस शून्य पर। यह महत्वाकांक्षा, नवाचार, लचीलापन की कहानी है, लेकिन साथ ही यह आत्मसंतुष्टि, चूके हुए अवसरों और कठोर सबक की भी कहानी है। क्या वे चीजें बदल सकते हैं? क्या वे अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारतीय उपभोक्ता उनके लिए जड़ से जुड़ा हुआ है। वे एक भारतीय ब्रांड को सफल होते देखना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या माइक्रोमैक्स इस पल को भुना पाएगा, या वे भारतीय मोबाइल फोन उद्योग के इतिहास में एक और फुटनोट बनकर रह जाएंगे? गेंद उनके पाले में है।